प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः अर्पण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपसे किए गए वायदे के अनुसार आज हम अर्थालंकार के साथ आपकी कक्षा में प्रस्तुत हैं। तो पिछली कक्षा में आप लोगों ने शब्दालंकार पढ़ा था। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष के साथ पुनरुक्ति प्रकाश पर भी चर्चा की थी। तो आज की कक्षा में हम सब अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब काव्य में जिस शब्द के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो जाए उसे अलंकार कहते हैं। तो यहाँ अर्थ में अलंकार जब उत्पन्न होता है, अर्थ के कारण जब सौंदर्य बढ़ जाता है काव्य का, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इस कड़ी में सबसे पहले उपमा आता है, लेकिन चलिए हम रूपक की चर्चा करते हैं। रूपक के बाद उपमा की चर्चा करेंगे। रूपक एक का रूप दूसरे में आ जाना, आरोपित हो जाना। जैसा कि नाम है रूपक, रूप का आरोपित हो जाना ही रूपक अलंकार कहलाता है। समान गुण के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप हो जाता है। जब बहुत ही समानता का गुण होता है उपमेय में, तो वहाँ पर उपमान का आरोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपका उदाहरण है, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल, चरण क्या है? कमल है, कमल रूपी चरण। चरण क्या है? कमल है, कमल ही चरण है। बड़ा ही भ्रम की स्थिति हो जाती है कि चरण कमल है या कमल चरण है। दोनों में एक सादृश्य धर्म आ जाता है, लेकिन यह भिन्न भिन्न है। चरण कमल नहीं हो सकता है, लेकिन कमल के गुण को वहाँ पर आरोपित किया गया है, और यह आरोप जो है वह कल्पित है, कल्पना के आधार पर है। तो यहाँ चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण उपमेय है, कमल उपमान है। चरण की उपमा किससे दी जा रही है? कमल से की जा रही है। तो कमल का गुण चरण में आ रहा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। और यह जो आरोप हो रहा है वह कल्पित है, कल्पना के आधार पर है। और इसका एक शॉर्टकट जो ट्रिक्स है वो आप समझिए। जहाँ ये दो शब्दों के बीच हाइफन का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये 90% में होता है। हाँ, कहीं कहीं अलग भी होता है, लेकिन मुख्यतः जहाँ दो शब्दों के बीच अलंकार है, यहाँ हाइफन का प्रयोग है, अर्थात योजक चिन्ह का प्रयोग है, वहाँ आप आराम से रूपक अलंकार समझ सकते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप हो जाना, उपमेय में उपमान दिखना। आरोप हो जाना मतलब क्या? दिखना। चरण में क्या दिख रहा है? कमल दिख रहा है, लेकिन चरण कमल नहीं है, लेकिन कमल दिख रहा है। तो एक होते हुए, एक दिखते हुए भी भिन्न होना। चरण और कमल दोनों भिन्न है, लेकिन यहाँ एक रूपता आ गई है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ चंद्र खिलौना में अलंकार है। कहाँ अलंकार है? चंद्र खिलौना में। पहला उदाहरण में आपने देखा चरण कमल में अलंकार है, दूसरा में ये चंद्र खिलौना में अलंकार है। अब चंद्रमा खिलौना है या खिलौना चंद्रमा है, यह पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि उपमेय में उपमान का आरोप हो गया है। चंद्रमा में खिलौने के गुण का आरोप हो गया है। चंद्रमा खिलौना नहीं है, लेकिन खिलौने में जो गुण होता है उस गुण का आरोप चंद्रमा में हो गया। बच्चा चंद्रमा को खिलौना समझ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। आपने यहाँ फिर देखिए, फिर नोटिस कीजिए कि यहाँ चंद्र और खिलौना के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये समझने के लिए छोटा सा ट्रिक्स है, एडहॉक रूल्स है, कि जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि योजक चिन्ह का प्रयोग है दो शब्दों के बीच, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। आसानी से आप समझ सकते हैं। नहीं तो फिर आपको अर्थ की गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होता है सीधा सीधा।
तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अब परीक्षा की बात, वहाँ पर आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वहाँ दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पंक्ति में अलंकार बताइए, या फिर अलंकार का प्रयोग करके इसमें कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति में जब अलंकार बताने की बात होती है तो आप हाइफन देख करके रूपक पता कर सकते हैं। अगर अर्थ समझने में अगर कठिनाई हो काव्य की तो आप यहाँ पर ये ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है अलंकार। जितना बोझिल इसको बनाया जाता है या फिर इस पर चर्चा की जाती है कि अलंकार बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो आपने देखा बिल्कुल ही यह सरल है। उपमेय में उपमान का आरोप हो जाना, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसके बारे में एक उपमान जिस विशेषण के द्वारा उपमेय की में उस गुण का आरोप किया जाए, तो उपमेय में उपमान का आरोप हो जाना ही रूपक अलंकार कहलाता है। यहाँ चंद्रमा में खिलौने का आरोप हो गया। खिलौने का जो गुणधर्म है उसका आरोप हो गया है, लेकिन यह आरोप कल्पित है। चंद्रमा खिलौना नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, पायो जी मैंने, आपने बहुत बार ये गीत सुना होगा, भजन सुना होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रतन मतलब क्या होता है? बहुत ही कीमती धातु है रतन। तो यहाँ राम जी को रतन मान लिया गया है। क्या राम में रतन का आरोप कर दिया गया है? राम उपमेय है और उपमान रतन है, तो राम में रतन का आरोप कर दिया गया है और यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया है। तो राम कैसे धन है? रतन रूपी धन को हमने पा लिया। राम रूपी रतन पा लिया। राम रतन नहीं हो सकते, लेकिन रतन के गुणधर्म का आरोप किस में कर दिया गया? राम में कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और अब तीसरी कड़ी में चलिए उत्प्रेक्षा। तो आपने अच्छी तरीके से रूपक अलंकार को समझ लिए होंगे, और मैं इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। क्योंकि मैं कहती नहीं कि आप सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए, लेकिन मैं कहूँगी सब्सक्राइब करने के लिए आपको, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो बनाऊँगी तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब इसे कर लेते हैं तो। और आपको अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए। मैं ऐसे लाइक करने के लिए नहीं कहूँगी, बहुत सारे वीडियो आपको मिलते होंगे इस विषय पर। अगर आपको कुछ इसमें अच्छाई दिखे, कुछ विशेष दिखे, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा उत्साह वर्धन होगा और मैं हो सकता है इससे प्रेरित होकर कुछ और अच्छे वीडियो आपको मैं दे सकती हूँ। तो आप ये देख लिया यहाँ पर 3 उदाहरण रूपक अलंकार का, और आप बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप इसके उदाहरण पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका यह बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा। चरण कमल बंदौ हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन में अलंकार है, और मैया में तो चंद्र खिलौना। तीनों जगह हाइफन का प्रयोग किया है। इसको हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं। योजक का प्रयोग करके शब्द को जोड़ा गया है। यहाँ उपमेय है, ये उपमान है। चंद्र उपमेय है, खिलौना उपमान है, राम उपमेय है, रतन उपमान है। तो आपने देखा यहाँ के उपमेय में उपमान का आरोप हो गया है और यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ है। अब इसी कक्षा में मैं थोड़ी सी उत्प्रेक्षा पर चर्चा कर देती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उपमा के बारे में बताऊंगी। तो आप यहाँ देखिए उत्प्रेक्षा में क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना दिखती है। क्या दिखती है? संभावना दिखती। उपमेय में उपमान की संभावना। यहाँ समानता, आपने यहाँ क्या देखा? समानता, और यहाँ संभावना। जब उपमेय में उपमान की संभावना दिखे तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अत्यधिक कल्पना जहाँ दिखे। इसका भी एक बहुत ही सरल ट्रिक्स है। सरल ट्रिक है। मानो, मनो, मनु, जनु, जानो, ज्यों, जैसे इन शब्दों का प्रयोग जब होता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़े प्रभात। श्री कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा के क्रम में कहते हैं कि जब उनके श्याम सलोने गात, श्यामल शरीर पर जब
पीले रंग का पट जब पड़ता है, जब पीला वस्त्र वो श्यामल शरीर पर पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, तब कैसा प्रतीत होता है, किसकी संभावना बढ़ जाती है। देखिए, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि पर्वत कैसा दिखता है, नीला दिखता है, और जब सुबह की आतप, सुबह की धूप उस पर पड़ती है तो वह बहुत ही चमकने लगता है। मनो नीलमणि शैल पर, शैल मतलब पर्वत, आतप परयो प्रभात, प्रभात का आतप, प्रभात का धूप, प्रभात के धूप, दोपहर के धूप, सायं के धूप की क्वालिटी अलग अलग होती है, गुण अलग अलग होता है। जैसे सुबह के का जो आतप होता है, जो धूप होती है, तो उसमें बहुत एक कोमलता होती है। जैसे सुबह सूर्य की पहली किरण पड़ेगी तो आपको बहुत उसमें चमक होती है। जैसे दोपहर की धूप को आप देख नहीं पाते हो, उसमें बहुत ज़्यादा तीक्ष्णता होती है, और शाम में भी फिर वही कोमलता लौट आती है। तो मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़े प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ने से जितना चमक आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण जब अपने श्यामल शरीर पर जब पीले वस्त्र पहनते हैं तो वैसी सुंदरता झलकती है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना दिख रही है, मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़े प्रभात। तो इस तरह से आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी उत्प्रेक्षा के बारे में दी।